जैसे बेटा ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास है। पहली क्लास में हमने बैलेंस शीट की थी, इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है पर्टिकुलर नोट्स नंबर 1, नोट नंबर 1, 2, 3 जो भी नोट बनेंगे, करंट ईयर की रिपोर्टिंग करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, पिछले साल की रिपोर्टिंग। ये डाटा हम कंपैरिजन के लिए लिखते हैं। अगर पिछले साल का डाटा हमें दे रखा है तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे, पिछले साल का डाटा हमें नहीं दिया हुआ तो हम कंपैरिजन के लिए नहीं लिखेंगे, फिर अकेला सिंगल कॉलम बन जाएगा। ये पेंडल का परफॉर्मा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है पेंडल और बैलेंस शीट दोनों, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकेला मतलब बैलेंस शीट नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या बेटा, ठीक बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल है बेटा। आपने रेशियो पढ़ा, वहां भी पढ़ा। देखो ये ना नंबरिंग डाला हुआ है, ये नंबरिंग कैसे डाली है, जैसे आपके स्टेटमेंट में डाली हुई वैसे डाली हुई, ठीक है। फिर दूसरा है अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब जैसे आपका जिस चीज़ का बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू आएगी वो तो होती है सेल। और अदर इनकम का मतलब रेंट रिसीव हो गया, आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो आपकी क्या आएगी बेटा, अदर इनकम का। तो अदर इनकम का अपने यहाँ पर क्या होता है, 2-3 अदर इनकम दे रखी तो अपने उसका नोट डालते हैं, नोट नंबर 2, और नीचे उसका नोट बढ़ा देते हैं, उसका जो टोटल होगा वो यहाँ शो कर देते हैं। मतलब ये आपकी टोटल इनकम कहलाएगी। इस 1 को क्या नाम दे दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2 को क्या दे दिया बेटा, अदर इनकम। और ये टोटल थर्ड, ये टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम होगी, इसको थर्ड नंबर बोल दिया हमने। कोई डाउट है किसी को? अब 4 नंबर हमारा है बेटा एक्सपेंस। नहीं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही बनता है। वो ट्रेडिंग पेंडल अलग है, वो निकाल के देखना चाहे तो वो बना सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही होता है। अब अपना क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या देते हैं अपने, 4 नंबर, ठीक है। अब ये सारे एक्सपेंस हैं, इनको 4 नंबर माना उन्होंने, 4 नंबर, ठीक है। अब इन एक्सपेंस का सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में लिखना है आपको, समझा गया? क्योंकि शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड का परफॉर्मा है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिखा बेटा मैंने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब जितना मटेरियल आपने क्या किया, कंज्यूम किया है, जितना भी मटेरियल आपने क्या किया बेटा, कंज्यूम किया, वो आएगा, ठीक है। फिर कहता परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। ये अब सुनना, अब कई बार क्या होता है, जैसे मटेरियल, हमने मटेरियल भी यूज किया, जैसे हमारे रॉ मटेरियल समझते हो, जैसे हमने मतलब मान लीजिए अपना मैन्युफैक्चरिंग है, क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने, या रेडीमेड गारमेंट शो बनाते हैं, तो अपने उसमें फैब्रिक यूज करते हैं, धागा यूज करते हैं, बटन यूज करते हैं, बहुत से रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो जितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम्ड किया ना वो सारा आएगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, सुनो जरा। जितना आपके पास रॉ मटेरियल ओपनिंग में था, मान लो आपके साल की स्टार्टिंग में ओपनिंग मटेरियल था 10,000, 40,000 का मटेरियल आपने और खरीद लिया, कितना हो गया, 50। साल के अंत में 5,000 का रॉ मटेरियल बचा हुआ है, 50 में से 5 का बच गया, तो यूज कितना हुआ, तो यहाँ बनता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा, पता लग गया, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्या आ जाएगा आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, बोलो, ठीक है। अब आता है कि उसके अलावा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आपने कोई और गुड्स खरीदे, परचेज की, मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रतीक अलग दिखाया है और परचेज अलग दिखाई है। सर कोई ऐसा बिजनेस है वो रॉ मटेरियल खरीदता ही नहीं, तो रॉ मटेरियल नहीं है, उसको परचेज लिख देंगे सीधा, इतने की परचेज की। अब मेरी बात सुनो, ये एक तरीके से डेबिट साइड है, ये कौन साइड है, डेबिट साइड, समझा क्या? ये ऊपर रेवेन्यू और अदर इनकम क्या है, क्रेडिट साइड है। ये हमारी इनकम है, ये सीआर होगी, और ये खर्चे क्या है, डीआर। अब इनकम में से खर्चा लेस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये बढ़ेगा वर्टिकली, बढ़ेगा कैसे, वर्टिकल। अपने रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, अब परचेज कितना किया वो आ जाएगा। अब अपने क्या होता था ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड में दिखाते थे और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में। यहाँ पर ऐसे नहीं दिखाते, यहाँ पे नेट इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, तो क्या लिखा, ये 1 नंबर हो गया, ये परचेज समझ में आ गई। अब चेंज इन इन्वेंट्री होता क्या, ध्यान से सुनना। आप ट्रेडिंग बनाते थे, ये ट्रेडिंग का परफॉर्मा बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ट्रेडिंग में आप ओपनिंग स्टॉक क्या दिखाते थे, बोलो बेटा। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 3,000, तो प्रतीक इससे क्या हुआ बताओ, ओपनिंग स्टॉक डीआर कितना किया आपने, सीआर कितना किया, 3,000, तो नेट क्या हुआ, 7,000 डीआर हुआ ना, बोलो समझ आएंगे। नेट 7,000 क्या हुआ, डीआर। अब यहाँ पर नेट दिखाएंगे,
या देखो वर्ड के लिखा चेंज इन इन्वेंट्री, क्या बेटा, मतलब चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्या बेटा, तो चेंज इन इन्वेंट्री कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है 10, क्लोजिंग कितना है 3, तो चेंज कितना आ गया 7, तो यहाँ 7,000 दिखा देंगे, मतलब नेट आएगा। अब देखो बेटा ये, अब मैं जो लॉजिक समझाना चाहता हूँ समझो कि ये 10,000 डी आर किया, 3,000 क्या किया सी आर, तो आप ऐसे लिख दोगे तो भी 7,000 डी आर हुआ। और अब अपने को क्या करना है तनु बेटा, नए फॉर्मेट में ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है चेंज। चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चेंज का देखते समय आपने हमेशा के लिखना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्या रखना है, तो ओपनिंग कितना था बताओ 10, क्लोजिंग कितना है, तो ओपनिंग में कितना है 7, तो 7,000, ये 7,000 नेट क्या था डीआर हुआ था ना, तो ये देखो आप एक्सपेंस साइड में लिख रहे हो तो क्या होगा डीआर हो गया 7,000। अब देखो रिवर्स देखो, मान लो ये 13,000 होता, ये क्या होता 13,000, तो डीआर कितना हुआ 10, सीआर कितना हुआ, तो नेट सीआर कितना हुआ 3,000, है ना, सीआर हो रहा है ना। तो अब अपने को अभी भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, ओपनिंग कितना है 10, क्लोजिंग कितना है 13, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग -3 आ गया, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो खर्चों में से अपने आप लेस हो जाएगा, अपने आप सीआर हो गया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, अगर सीआर ज्यादा होगा तो वो माइनस में आएगा, तो वो खर्चों में क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, और अगर वो डेबिट आएगा तो वो जुड़ जाएगा अपने आप। लेकिन करना हमेशा क्या है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है स्टॉक, स्टॉक का चेंज लिखना है, चाहे आपका फिनिश गुड्स है मतलब बना हुआ बिल्कुल रेडी है, या आपका वर्क इन प्रोग्रेस है मतलब जिसपे 50% काम हो गया और 50% काम होना बाकी है, या आपका कोई भी, तो उस गुड्स का, तो चेंज इन नेट लिखना मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं लिखना, उसका क्या लिखना नेट लिखना है, क्या लिखना है नेट। ओपनिंग ज्यादा है तो डेबिट हो जाएगी, खर्चे वाली साइड है तो डेबिट साइड है, और क्लोजिंग ज्यादा है तो सीआर करना है तो उसको माइनस का निशान लगा देंगे तो लेस हो जाएगी। बात समझ आ गई है। चलिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिखेंगे, फिर परचेज लिखेंगे, फिर चेंज इन इन्वेंटरी लिखेंगे, सीक्वेंस ध्यान रखना। सबसे पहले क्या देखो याद रखने का तरीका, कोई भी चीज बनानी तो रॉ मटेरियल चाहिए, पहले रॉ मटेरियल, फिर परचेज, फिर चेंज इन इन्वेंटरी, ठीक है। अब अपनों ने इम्प्लॉइज को कुछ भी पेमेंट की, किसको बेटा इम्प्लॉइज, इम्प्लॉय को सैलरी दी, इम्प्लॉय को बोनस दिया, इम्प्लॉय को पीएफ दिया, वेजी दी, इम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे ना तो वो एक हेडिंग लगेगी इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब उस हेडिंग के अंदर लिखेंगे अपने वो खर्चे। इम्प्लॉइयों को आपने कोई भी पेमेंट की वो इस हेडिंग में आएगी इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लगेंगे हेड बन के खर्चे डालेंगे, पर इस हेड का इतना खर्चा, इस हेड का इतना खर्चा और इस हेड का इतना खर्चा, बिल्कुल इसमें आएंगे वो सारे। इम्प्लॉइज को जो भी आप बेनिफिट दोगे वो सारे बेनिफिट यहीं आएंगे बेटा, ठीक है। पेंशन मिली, ग्रेजुटी मिली, इनकेसमेंट ऑफ लीव मिली, पीएफ का पैसा मिला, किसको मिला इम्प्लॉय को मिला, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद इस हेडिंग में वो खर्च जाएंगे। अगर आता है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस का मतलब बेटा पैसा उधार लिया, उधार लेने की कॉस्ट, मतलब आपने कोई इंटरेस्ट पे किया ना वो यहाँ आएगा, जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया, बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे किया, कोई अदर पार्टी से आपने लोन लिया तो उसका ब्याज पे किया, तो ब्याज पे किया दैट इज फाइनेंस कॉस्ट, उधार लेने की लागत, मतलब किसी से पैसा उधार ले रहे हैं तो उस पर क्या खर्चा लग रहा है वो फाइनेंस कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट जो पे किया ना वो सारा इस हेडिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब आपने लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन पे डेप्ट लगाया वो यहाँ आएगा, कोई गुडविल वगैरह की वैल्यू क्या आएगी राइट ऑफ किए तो वो अमोर्टाइज आएगा। उसके बाद अगला है अदर एक्सपेंस, और जो खर्चे बच गए वो सारे यहाँ पर आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो मेरी बात सुनो इधर, इधर देखो भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम आ गई। उसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या है रॉ मटेरियल, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, ये तीनों इकट्ठे हो गए, फिर इम्प्लॉय बेनिफिट, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का टोटल कर लिया, अब ये जो टोटल इनकम थी टोटल रेवेन्यू है ये, इस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस क्या कर देंगे लेस, तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखो ये टोटल रेवेन्यू थी ना, ये कितने नंबर पॉइंट था बेटा हमारा 3 नंबर पॉइंट, और ये सारे खर्चे क्या बोल दिए मैंने 4 नंबर, तो ये कहता 3 में से 4 लेस कर दिया मैंने, 3 में से क्या कर दिया 4 लेस कर दिया, मतलब क्या इस इनकम में से खर्चे मैंने क्या कर दिए लेस कर दिए, लेस कर दिए तो आप क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ गया बेटा ठीक, और फिर उसमें लेस क्या कर दिया टैक्स, तो क्या आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई डाउट है तो इसको दोबारा देख लो, कोई डाउट है सीक्वेंस देख लो, अभी सुनूंगा मैं आपसे, सीक्वेंस याद होना चाहिए आप, 1 मिनट का टाइम है। अपने बात करें बेटा ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में, आपने कोई गुड्स बनाए तो सबसे पहले गुड्स बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटा परचेज करोगे रॉ मटेरियल, जो भी गुड्स बनाते हो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा परचेज।
आपने परचेज किया रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेज करने के बाद रॉ मटेरियल आप गुड्स बनाओगे, प्रोसेसिंग करोगे, उसमें भी टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद आप क्या करोगे, उस गुड्स का फिनिश गुड्स बनेगा। क्या बनेगा, फिनिश गुड्स। अब प्रोसेसिंग में हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 2 दिन लगे, वो तो डिपेंड करता है क्या चीज बना रहे हो आप। अब फिनिश गुड्स बन गए तो फिनिश गुड्स ऐसे तो नहीं बनते के साथ सेल हो जाएंगे, हो सकता है बनते के साथ सेल होते हो सकता है 1-2 महीने स्टॉक में पड़े हो उसके बाद सेल हो, समझे। फिर आप फिनिश गुड्स को सेल करोगे, उसके बाद ये फिनिश गुड्स किसके बाद सेल करने के बाद सोल्ड कर दिए, सोल्ड करोगे तो उनको उधार बेचा बेटा, वो काफी टाइम बाद क्या देंगे, पेमेंट देंगे। जब पेमेंट देंगे तो उनसे कलेक्शन करेंगे, किसे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल से। पैसे वापस कलेक्ट करेंगे, तो पैसे कलेक्ट करने के बाद वापस ये हमारे, मैं बैंक लिख देता हूँ, पैसे ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट करेंगे, कहाँ गए, बैंक, बोलो बेटा। और बैंक से वापस पैसे निकाल के क्या करेंगे, परचेज करेंगे। मतलब समझ आ गई मेरी बात, मतलब बैंक से ही खरीदेंगे और फिर उस चीज को बेच के वापस वो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। वो क्या बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा 2 महीने का भी हो सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने का भी हो सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल 5 दिन का भी हो सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का भी हो सकता है, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। अब मान लीजिए कोई रेडीमेड गारमेंट्स वाला है तो वो तो 1 दिन में भी चीज बना के तैयार कर देगा, 2-3 दिन बाद उसकी शर्ट सेल हो जाएगी। लेकिन रियल